हेलो स्टूडेंट्स, मैं वंदना तिवारी हिंदी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपके गद्य खंड के जो पहला चैप्टर है दो बैलों की कथा, उसका शेष भाग इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। गद्य खंड में प्रेमचंद के जीवनी के बारे में पढ़े थे। प्रेमचंद की कहानी है जो आपके चैप्टर में है दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। प्रेमचंद की कहानी दो बैलों की कथा पिछले वीडियो में हम कुछ पढ़े थे। यहाँ आप लोग देख लीजिएगा कि कौन कौन सा पेज हम पिछले वीडियो में पढ़े थे। पेज नंबर 6, पेज नंबर 7, यहाँ तक हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज इसके आगे का पेज नंबर हमको पढ़ना है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिएगा, कहानी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। आइए इस वीडियो में पेज नंबर 8 से शुरू करते हैं। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का साहस किसी को न हुआ। जो बाल समाज इकट्ठा हुआ था, यानी जो बच्चे इकट्ठे हुए थे, वो दोनों बैलों को देखकर क्या बोलते हैं। एक बोलता है कि ऐसे बैल तो किसी के पास न होंगे। दूसरा बालक उसके बात का समर्थन कर रहा है, कह रहा है कि हाँ सही बात है, दोनों बताओ इतनी दूर से अकेले चले आए अपने मालिक को ढूंढते हुए। तीसरा क्या बोलता है कि ये बैल नहीं हैं, उस जन्म के आदमी हैं। इन बच्चों की बात सुनकर इसका प्रतिवाद का मतलब होता है विरोध। प्रतिवाद का मतलब क्या होता है? विरोध। यानी बच्चों की बात सुनकर किसी को भी इस बात का विरोध करने का साहस नहीं हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं। एक दिन वहाँ काम न किया, भाग खड़े हुए। चूँकि दोनों बैल झूरी के ससुराल गए थे, यानी उनके पत्नी के मायके गए थे। अब झूरी के पत्नी को यह बात अच्छा नहीं लगा कि मेरे मायके से दोनों बैल भाग आए, तो बैलों को देखकर काफ़ी क्रोधित हुई और बहुत उल्टा सीधा शब्द भी बोली, जैसे नमक हराम आदि शब्दों का प्रयोग की, क्योंकि वो इस बात के लिए क्रोधित थी कि बैल हमारे मायके क्यों नहीं रुके हैं। झूरी अपने बैलों पर यह आपेक्ष न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते। झूरी अपने पत्नी की बात का विरोध करते हैं और कह रहे हैं कि मतलब तुम उन्हें नमक हराम कैसे कह सकती हो। अगर उनको सही से चारा दाना नहीं मिलेगा तो आखिर बैल क्या करेंगे। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिढ़ी, भागे इसीलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं। यहाँ झूरी और झूरी के पत्नी में इसी बात को लेकर वाद विवाद हो रहा है। झूरी की पत्नी यह बात सुनकर काफ़ी चिढ़ गई कि उन्हें मेरे मायके में चारा नहीं मिला है। कह रही हैं कि चारा क्यों नहीं मिलता है, क्या सभी लोग पानी पिला के पशुओं को रखते हैं। हाँ, तुम्हारे जैसे बुद्धू जो होते हैं वही बैलों को सहलाते हैं, यानी समझदार लोग बैलों को नहीं सहलाते हैं। झूरी की पत्नी का कहने का मतलब था कि जो बुद्धू होते हैं, यानी जो मंद बुद्धि के लोग होते हैं, वह बैलों को सहलाते हैं, प्यार करते हैं, खिलाते हैं तो रगड़कर जूतते भी हैं।
ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। झूरी की पत्नी क्या कह रही हैं कि तुम खिलाते हो तो इनसे जम के काम भी लेते हो, यानी रगड़ कर जोतते हो, जमकर काम भी लेते हो। और ये दोनों ठहरे कामचोर, काम करना नहीं चाहते हैं, इसीलिए मेरे मायके से भाग आए। अब गुस्से में झूरी की पत्नी बोलती है कि न मैं इन्हें खली दूंगी और न ही कोई चोकर दूंगी, सूखे भूसे के सिवा कुछ न मिलेगा। लेकिन झूरी की पत्नी ये नहीं जानती थी कि दोनों बैल अपने मालिक के प्यार के भूखे थे, न कि खली और चोकर के भूखे थे। वही हुआ, मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली भूसा दिया जाएगा, यानी उसके साथ में खली चोकर कुछ नहीं दिया जाएगा। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस, क्या खाएं। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे, मालकिन मुझे मार ही डालेंगी। चुरा कर डाल आ। न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं सी कहोगे। झूरी देख रहे हैं कि बैल को खाली खाली सा लग रहा है, भूसा फीका फीका लग रहा है। अपने नौकर से बोलते हैं कि थोड़ा सा खली चुरा कर डाल दो, लेकिन नौकर मालकिन के डर से नहीं डालता है। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया, वह ज़्यादा सहनशील था। दूसरे दिन झूरी फिर आया, फिर दोनों बैलों को लेके गया, लेकिन इस बार रस्सी पकड़ के नहीं ले गया, गाड़ी में जोत कर ले गया ताकि ये भाग न सके। मोती ने गाड़ी को कई बार सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा काफ़ी समझदार था और सहनशील भी था, इसलिए वह रोक लिया। संध्या समय पर घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मज़ा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया, अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। गया क्या किया, शाम को जब घर पहुंचा तो काफ़ी मोटी रस्सियों में दोनों बैलों को बांध दिया, हीरा और मोती को, और फिर वही सूखा सूखा भूसा डाल दिया और वहीं अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ मिला कर दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। दोनों बैलों का कहाँ झूरी के घर इतना प्यार सम्मान मिलता था, और यहाँ पे इतना ज़्यादा अपमान कि वहीं दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ मिला और हीरा और मोती को केवल सूखा भूसा मिला। इतना अपमान हीरा और मोती का पहले कभी नहीं हुआ था। झूरी जो इनका मालिक था वो तो फूल की छड़ी से भी कभी नहीं छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। टिटकार मतलब होता है हितकार। उसकी हितकार यानी जो झूरी का स्वभाव हित करने वाला था, उस पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी और यहाँ क्या हुआ, जो उनका मालिक फूल से भी नहीं छूता था, उसके ऐसे हितकर काम पे दोनों उड़ने लगते थे। उन्हीं हीरा और मोती को यहाँ आके मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। एक तो उनके सम्मान को भी आहत पहुंचा था, क्योंकि झूरी के यहाँ काफ़ी सम्मान मिलता था, काफ़ी प्यार मिलता था। यहाँ अपमान मिला, मार मिला। एक तो उनके सम्मान को भी आघात पहुंचा, वो तो दुख था ही। व्यथा मतलब होता है दुख, वह तो दुख था ही, ऊपर से
सूखा भूसा भी मिल गया। नाद की तरफ आंखें तक न उठाईं। दोनों बैल जो हैं वह नाद की तरफ देखे भी नहीं, खाना तो बहुत दूर की बात है। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। दूसरे दिन गया क्या किया, दोनों बैलों को हल में जोत दिया, लेकिन दोनों बैल तो जैसे कसम खा लिए थे कि हम लोग अपना पाँव नहीं उठाएंगे, अर्थात हम लोग एक कदम भी नहीं चलेंगे। गया मारते मारते थक गया, लेकिन दोनों ने अपने पाँव नहीं उठाए। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। हीरा के नाक पे जब गया मारा तो मोती को काफ़ी गुस्सा आया, और मोती दूसरे तरफ भाग के हल में लगा हुआ रस्सी, जुआ सब कुछ तोड़ दिया। अगर गले में उसकी काफ़ी मोटी और बड़ी रस्सियाँ न होती तो शायद दोनों पकड़ में न आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। हीरा ने मूक भाषा यानी बिना बोले, मूक हम ऐसे लोगों को बोलते हैं जो बोल ना पाएं, लेकिन हीरा और मोती में कुछ ऐसी दैविक शक्ति थी जो मूक भाषा में ही, अर्थात बिना बोले ही एक दूसरे की भाषा को समझ जाते थे। तो हीरा बिना बोले ही समझाया मोती को कि भागना व्यर्थ है यानी बेकार है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। मोती क्या बोला कि मतलब इतना ज़्यादा मारा है कि जैसे तुम्हारी तो लग रहा था कि जान ही ले लेगा, अब की लगता है कि इससे भी ज़्यादा मार पड़ेगी। अब हीरा क्या बोल रहा है, पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मज़ा, मैं भी। लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। गया भागते हुए आ रहा है, उसके साथ दो और आदमी आ रहे हैं हाथों में लाठी लेकर। इस पे मोती थोड़ा सा, उसके अंदर सहनशीलता कम थी, जल्दी क्रोधित होता था। वह हीरा से बोला कि कहो तो इन लोगों को मज़ा चखा दूं, लेकिन हीरा थोड़ा सा समझदार था, सहनशील था, तो वह बोला कि नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारने दो, जब मारेगा तो एक दो को मैं भी गिरा दूंगा। तो मोती क्या बोल रहा है कि अगर मुझे मारेगा तो मैं तो एक दो को गिरा दूंगा। फिर हीरा आगे समझा रहा है कि नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। हीरा क्या समझा रहा है, हमारी जाति यानी पशु जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। मोती तो मन में ही सोच कर रह गया कि मैं मार नहीं पा रहा हूँ। तब तक गया आ गया और दोनों को पकड़कर ले गया। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मार पीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। कुशल यही हुआ, मतलब अच्छा यही हुआ कि इस वक्त गया दोनों को मारा नहीं। अगर इस वक्त मारा होता तो मोती काफ़ी नाराज़ था, वह भी पलटकर जवाब जरूर देता, यानी ज़रूर मार देता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। उसके तेवर यानी मोती काफ़ी नाराज़ दिख रहा था। मोती काफ़ी नाराज़ दिख रहा था और उसके तेवर देखकर गया और उसके जो सहयोगी आए थे वह समझ गए कि इस समय वह टाल जाने में ही भलाई है।
आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। अब देखिए यहाँ लेखक के कहने का भाव क्या है कि सूखा भूसा मिला, लेकिन दोनों बैल उस तरफ देखे भी नहीं, चुपचाप खड़े रहे। बाकी परिवार के लोग भोजन करने लगे। उसी वक्त गया के घर से एक छोटी सी लड़की निकली 2 रोटी लेकर, और दोनों रोटी दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से वो भी जो 2 दिन के भूखे बैल थे, उनकी पेट तो नहीं भरती, भूख तो नहीं शांत होती। लेकिन पेट की भूख तो नहीं शांत हुई, लेकिन उस लड़की के प्यार से हृदय की भूख जरूर शांत हो गई। पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया हो। हृदय की भूख यानी जो प्रेम के भूखे थे, उसका भोजन मानो कि मिल गया। नीचे आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। बैल क्या सोचने लगे अपने मन में कि यहाँ भी किसी सज्जन का वास है, यहाँ भी मतलब कोई अच्छा लोग वास करते हैं। लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। भैरव गया का भाई था और उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसीलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी, यानी लगाव हो गया था। क्योंकि लड़की की भी माँ नहीं थी और उसकी सौतेली माँ उसे बहुत मारती रहती थी, इसलिए जब दूसरों को मार खाते देखती तो इस लड़की को उससे लगाव हो जाता था, आत्मीयता हो जाता था। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि दोनों बैलों को कैसे एक एक रोटी लाके खिला रही है। चूँकि इसकी भी सौतेली माँ थी, वो भी इसको बहुत मारती थी, इसलिए बैलों से इसको भी लगाव हो गया कि हमारे जैसा ये भी निरीह प्राणी हैं। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को फिर वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? लेखक कह रहे हैं कि दोनों दिन भर हल में जोते जाते, यानी दिन भर खेतों में काम करते, ऊपर से डंडे भी खाते, शाम को थान पे बांध दिए जाते और फिर वही बालिका, वही लड़की आती जिसकी सौतेली माँ थी और प्रेम की 2 रोटियां खिला जाती। इस प्रेम का वह प्रसाद यानी रोटी रूपी जो प्रसाद था, प्रसाद की यह बरकत थी, बरकत मतलब बढ़ना, आगे बढ़ना। यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे। क्यों दुर्बल न होते थे? क्योंकि उस लड़की का रोटी के रूप में प्रेम रूपी जो प्रसाद मिलता था, उससे वह दोनों दुर्बल नहीं होते थे। फिर एक दिन दोनों आपस में मूक भाषा में ही बात किए कि अब तो नहीं सहा जाता, अब क्या करना चाहिए हम लोग को। एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, मोती बोल रहा है, एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी तो मालकिन को न फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है, यह भूल जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चले। मोती थोड़ा सा ज़्यादा क्रोधी स्वभाव का है, तो वह कह रहा है कि अब सहन नहीं होता, अब हमें क्या करना चाहिए, कहो तो। इस घर का जो मालिक है, जो लड़की का पिता होता है,
कि उसी को मार दूं? हीरा समझा रहा है कि वह बेचारी अनाथ न हो जाएगी। तो फिर मोती कह रहा है तो मालकिन को ही फेंक दे रहा हूँ, क्योंकि वह तो उसकी सौतेली माँ है और वही उसको मारती है। हीरा फिर क्या बता रहा है कि लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है, यह तुम क्यों भूल जाते हो? मोती फिर क्या कर रहा है कि तुम तो किसी तरह से निकलने ही नहीं देते हो। अब बताओ क्या किया जाए, रस्सी तुड़ाकर भाग चलें? हीरा कह रहा है कि हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, मोती बता रहा है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में टूट जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गईं। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। लड़की जब रोटी खिलाने आई तो इन दोनों बैलों की वेदना को समझ गई और दोनों की रस्सियां आकर खोल दी और क्या बोलती है कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि आज घर में सलाह हो रहा था कि इनके नाकों में नाथ डाल दी जाए। पहले पशुओं के नाक में बीच से छेद करके और रस्सी डाल दिया जाता था, जिससे कि बैल इधर उधर न भाग पाएँ। तो यही सलाह मशवरा घर में चल रहा था, जो लड़की सुन ली और उसको अपना कष्ट याद आ गया और आके दोनों बैलों की रस्सी खोल देती है। उसने गराव यानी गांठ खोल दिए, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। हीरा काफ़ी समझदार था। वो सोच रहा था कि अगर हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं तो इस लड़की पे ही अंगुली उठेगी, इसी पे सभी लोग संदेह करेंगे और फिर उसके बाद इसका घर में क्या हाल होगा। लड़की समझ गई और फिर झूठा नाटक करते हुए चिल्लाती है कि ओ दादा, फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। गया, जो कि झूरी का साला था, हड़बड़ा कर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। दोनों बैल बहुत तेजी से भाग रहे थे। गया और उनके कुछ साथी पीछे पीछे भाग रहे थे और भागने के चक्कर में वे अपना परिचित रास्ता भी छोड़ दिए। अपरिचित रास्ते पे दूसरी जगह चले गए जहाँ उन्हें नए नए गांव मिलने लगे। फिर वह एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए, तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। यहाँ लेखक क्या बताना चाहते हैं कि जानवर कितने वफादार होते हैं, कि इंसान बेशक अपना धर्म छोड़ देता है लेकिन जानवर अपना धर्म अच्छी तरह से समझते हैं। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है।
जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। अरे यह क्या, कोई सांड डौकता चला आ रहा है। हाँ, सांडी है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बंगले झांक रहे हैं। दोनों मित्र आपस में मटर खा लेने के बाद उनका पेट भर गया और भरने के बाद दोनों अपना सींग मिलाकर थोड़ा सा मेल मिलाप किए। उसके बाद क्या देखते हैं कि कोई सांड भागता हुआ चला आ रहा है। ध्यान से देखते हैं कि हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। अब दोनों बंगले झांकने लगे, यानी कि अब उनको कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। बंगला झांकना एक मुहावरा होता है, कोई उपाय न सूझना। कोई उपाय नहीं सूझ रहा था कि अब दोनों क्या करें। सांड पूरा हाथी है, यानी बहुत ज़्यादा मोटा था। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। दोनों सोच रहे थे कि इनसे हम लड़ तो नहीं पाएंगे, फिर सोचे कि नहीं लड़ पाएंगे तब भी हम बच नहीं पाएंगे, इसलिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ हूँ, आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चलें। मोती मूक भाषा में ही, यानी बिना बोले ही हीरा से पूछ रहा है कि क्या हम लोग की जान बच पाएगी, कोई उपाय तो सोचो। हीरा बड़ी ही चिंतित स्वर में कहा कि सांड को कि अपने घमंड में फूला हुआ है, यानी बहुत ज़्यादा उसके अंदर घमंड दिखाई दे रहा है। वह हम लोग की आरजू विनती नहीं सुनेगा, यहाँ से भाग चलना ही सही है। मोती क्या कह रहा है, भागना कायरता है। फिर हीरा क्या कह रहा है कि तो फिर यहीं मरो, बंदा तो 9 2 11 होता है, यानी मैं तो भाग जाता हूँ, तुम यहीं मरो। और तब मोती पूछता है, और जो दौड़ाए, और अगर भाग रहे हो, अगर सांड दौड़ा दे तो क्या करोगे, तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। हीरा कह रहा है मोती से, तो फिर जल्दी से कोई उपाय सोचो। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रंगे देता हूँ, तुम पीछे से रगे दो, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मोती क्या बोल रहा है कि उपाय यही है कि दोनों लोग, जने मतलब लोग, दोनों लोग एक साथ मिलकर उस पर प्रहार करेंगे, चोट करेंगे। मैं आगे से मारूंगा और तुम पीछे से, जब दोहरी मार पड़ेगी तो वैसे ही वह भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना, जान जोखिम में है, दूसरा उपाय नहीं है। मोती कह रहा है कि अब दूसरा उपाय इसके अलावा नहीं है। अगर मेरे पे वार करता है तो तुम अपने सींग से उसके पेट पे वार करना, अगर तुम्हारे पे वह वार करता है तो मैं अपने सींग से उसके पेट में वार करूंगा, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था। सांड को भी संगठित, यानी जो आपस में मिले हुए हैं दो पशु, ऐसे शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा नहीं था उसके पास। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था, यानी वह सिर्फ एक ही शत्रु से लड़ाई करना जानता था। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने उसे दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा लें, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत करने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया।
सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। सांड चूँकि हमेशा एक ही शत्रु से लड़ाई करने का आदी था, लेकिन यहाँ पे तो संगठित शत्रु मिल गए जो आपस में मिले हुए थे और दोनों मिलकर उस सांड को हरा दिए। इससे यही स्पष्ट होता है कि संगठन में शक्ति होती है। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपने सांकेतिक भाषा में यानी इशारों की भाषा में कहा, मेरा जी चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं, यानी सांड को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग चलाना न चाहिए। यह सब मोती क्या बोल रहा है, यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। हीरा बोल रहा है कि अब घर कैसे पहुँचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा तो लें तो सोचें। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियाँ लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, यानी किनारे पर, जो खेत का किनारा होता है। हीरा तो वहीं पे था, तो वह तो बाहर निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था। सींचे हुए खेत का मतलब, खेत में जब पानी से सींचा जाता है तो खेत गीला गीला हो जाता है, उसमें चलने पे पैर धंसने लगता है। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, यानी जो पशुओं का खुर होता है पैर नीचे का, वह सींचा हुआ चूँकि खेत था तो कीचड़ टाइप का था, गीला गीला था और उसमें उसके खुर धंसने लगे, इसलिए वह जल्दी न भाग पाता था। न भाग सका, पकड़ लिया उसको, खेत के मालिक ने पकड़ लिया। हीरा तो चूँकि मेड़ पे था वह भाग गया, लेकिन मोती सींचा हुआ खेत था गीला गीला, उसके खुर उसमें धंसने लगे, भाग न सका और वह पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा। संगी मतलब साथी, कि हमारा साथी संकट में है तो वह फिर वापस लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद थे। प्रातःकाल दोनों मित्र, कांजी हाउस यानी पशुओं को जिसमें रखा जाता है। जब सुबह हुआ तो दोनों मित्र अपने को उसी में बंद पाए। इसके आगे का फिर हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।